हाय एवरीवन। क्या हाल चाल है? आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन। परफेक्ट। सो ये अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास है इन योर सीएफए लेवल 1। ठीक है। देखो, सबसे पहले एक थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि क्या अपने डिस्कस करेंगे इन टर्म्स ऑफ ये ओवरऑल टॉपिक के अंदर में। एज द नेम सजेस्ट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हो सकता है आपके बीकॉम वगैरह में ये टॉपिक होगा, या कुछ स्टूडेंट बीकॉम अगर ऑप्ट नहीं किए होंगे तो नहीं होगा। इट डजेंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे मैं कोई भी तरीके का अज्यूम नहीं करूंगा कि स्टूडेंट का क्या बैकग्राउंड है। ऑब्वियसली आई विल डिस्कस फ्रॉम अ स्क्रैच कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता क्या है, उसको भी अपने समझने वाले। बट यस, इफ यू हैव अ बैकग्राउंड तो थोड़ा सा आप लिंक कर पाओगे इनकेस कॉलेज वगैरह में आप क्या चीज समझे हुए हो। ये जो टॉपिक है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक वाइज प्लस प्रैक्टिकल, रियल लाइफ वाइज, मतलब रियल लाइफ के अंदर में भी। एकेडमिक वाइज क्यों? क्योंकि सर ये मेरा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों लेवल में रहने वाला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर तीनों लेवल में रहेगा ये टॉपिक? बिल्कुल रहेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका लेवल 1 में भी रहेगा, लेवल 2 में भी रहेगा, लेवल 3 में भी रहेगा। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा वेटेज लेवल 3 में जाके हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2025 के अंदर में इंस्टीट्यूट ने पाथवे बना दिया सेपरेटली लेवल 3 के अंदर में। ठीक है, कि लेवल 3 स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहेगा दैट दे कैन चूज अ स्पेशलाइजेशन, कि उनको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लेना है या प्राइवेट मार्केट लेना है या प्राइवेट वेल्थ लेना है। तो एक अलग से 30-35% का वेटेज बना दिया है। तो तुम समझो कि ये जो टॉपिक है ना, आपको ऐसा नहीं है कि सर मोटा मोटी लेवल 1 में समझ गए। मोटा मोटी समझने से नहीं चलेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ। क्योंकि लेवल 1 में जो चीज आप समझोगे लेवल 2 में भी काम आएगा, प्लस लेवल 3 में तो काम आना ही है। क्योंकि अभी जस्ट अपने बात की है कि सर लेवल 3 का 30-35% ऑफ द करिकुलम, इफ यू आर टेकिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पाथवे, तो ये जो टॉपिक है आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो सर ये तो क्लियर हो गया कि ये जो टॉपिक है वो मेरे को अक्रॉस दी 3 लेवल्स काम आने वाला है। सर थोड़ा सा ये बता दीजिए फ्रॉम अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इजी है, टफ है, ये कैसा है ये टॉपिक? बहुत इजी है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है ये वाला। प्यारा सा है इसीलिए क्योंकि इसको अपने रियल लाइफ के साथ बहुत ज्यादा कोरिलेट कर पाएंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रीडिंग, ऑफ दिस टॉपिक। ओके। देखो, रीडिंग और टॉपिक थोड़ा सा इंटरचेंजेबल यूज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक जो रहेगा वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी, ऑल्टाई, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड सो ऑन। ओके। सर रियल लाइफ वाइज क्यों? देखो, रियल लाइफ के अंदर में अगर कोई अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, वे नहीं से पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है मतलब सर अपना खुद का पैसा मैनेज कर रहा है इक्विटी मार्केट में लगा के, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में लगा के। सर वो पैसा कैसे मैनेज करेगा? कौन कौन से एसेट क्लासेस के अंदर में, माइंड इट, कौन कौन से एसेट क्लासेस के अंदर में, इक्विटी, फिक्स इनकम, रियल स्टेट के अंदर में सर कितना कितना पैसा लगाएगा? कितना कितना मतलब सर अगर मान लीजिए कोई पर्सन के पास 10 लाख रुपया है, 10 लाख रुपीज है, तो सर वो कितना इक्विटी में लगाएगा, कितना फिक्स इनकम में लगाएगा? ये सब सारा चीजों को लेके अपने कहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में। इज इट फाइन? इसलिए मैंने बोला बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, बिकॉज रियल लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा काम आता है। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों का मिक्सअप है ये टॉपिक। थ्योरी भी है प्लस न्यूमेरिकल भी है। देखो, जब न्यूमेरिकल का बात आता है तो सम्स का बात आता है, तो सम्स वाइज अपने तो कैलकुलेशन करने में बहुत एक्सपर्ट है ही वैसे, मतलब क्या बोलते हैं ना, अपने पास कैलकुलेटर है, उससे हेल्प हो जाता है सीएफए इंस्टीट्यूट का। प्लस हाँ, जहाँ पे नंबर्स का बात आता है वहां पे वी आर मोर कंफर्टेबल, एटलीस्ट मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, और आप भी प्रैक्टिस करते करते कंफर्टेबल हो जाओगे। जहाँ पे थ्योरी का बात आता है तो कुछ स्टूडेंट को बोरिंग लगने लग जाता है कि सर बहुत ज्यादा थ्योरी आ रहा है। देखो, लेवल 1 के अंदर में मैं पहले चीज बताता हूँ। लेवल 1 के अंदर में जो आपका पेपर का एक्सपेक्टेशन रहेगा एग्जाम का, अराउंड 70% थ्योरी रहेगा, 30% न्यूमेरिकल रहेगा। वापस से 70% थ्योरी, 30% न्यूमेरिकल रहेगा। सर कौन सा सब्जेक्ट्स? मैं ओवरऑल पेपर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। इज इट फाइन? कि सर ऑन एन एवरेज 70% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी थ्योरेटिकल, 30% विल बी न्यूमेरिकल। तो आपको थोड़ा थ्योरी में तो कंफर्टेबल होना पड़ेगा, बट यस, अपने उसको ट्राई करेंगे क्लास के अंदर में थ्योरी को सिर्फ थ्योरी के फॉर्म में नहीं पढ़े, बट कुछ एग्जाम्पल ले, रियल लाइफ का कुछ एग्जाम्पल्स आपको शो करे, उससे जो थ्योरी है वो आप प्रैक्टिकल के साथ उसको लिंक कर पाओ। परफेक्ट। तो ये टॉपिक के बारे में तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ कि यार टॉपिक का कितना अपने को काम आने वाला है अक्रॉस सीएफए के अंदर में, प्लस रियल लाइफ के अंदर में थ्योरी आने वाला है या न्यूमेरिकल, बता दिया, दोनों मिक्स है। और थोड़ा सा लेवल 1 का आपको पेपर पैटर्न भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। परफेक्ट। ओके। तो सर आज अपने कौन सा रीडिंग स्टार्ट करें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सबसे बेसिक टॉपिक आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर क्या कोई बुक खोलना है? कुछ नहीं खोलना है, सिर्फ मेरा बात सुनो, मजे से सुनो। जो नोट्स लिखाऊंगा आपको लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई स्टूडेंट सिर्फ सुनने में उसको लगता है बस सर का सुन ले तो याद हो जाएगा, नो। आपको साथ में लिखना है, कुछ कैलकुलेशंस कराऊंगा वो साथ में करना है। अगर कैलकुलेटर नहीं लेके बैठा है तो फटाफट से जाके पहले कैलकुलेटर ले आओ, और पेन और नोटबुक भी नहीं लिए तो प्लीज उसको भी ले आओ। वीडियो को पॉज करो, पहले लेके आओ और उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करना, ठीक है? आई होप लेके आ गए होगे आप। परफेक्ट, चलिए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ओवरव्यू, सर कैसा रीडिंग है? बहुत प्यारा सा रीडिंग है और बहुत बेसिक सा रीडिंग है। इस रीडिंग के अंदर में जो भी चीज अपने डिस्कस करेंगे, आने वाले चैप्टर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर में काम आएगा। प्लस जो अदर टॉपिक्स है सीएफए लेवल 1 का, चाहे आप इक्विटी बोल लीजिए, चाहे आप फिक्स्ड इनकम बोल लीजिए, वेदर इट इज क्यूएम, सब जगह काम आने वाला है। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट वहां भी काम आने वाला है। चीज समझ में आ रहा है? इस रीडिंग के अंदर में कुछ चीजें अपने ऐसे, मतलब ऐसा डिस्कस करेंगे जो अदर रीडिंग्स के अंदर में भी अपने को काम आने वाला है। इज इट फाइन? क्लियर हुआ? परफेक्ट। सर कितना नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम स्टेटमेंट है इस रीडिंग के अंदर में? देयर आर टोटल आई गेस 5 और 6, 6 LOS है, ठीक है? 6 LOS है इस रीडिंग के अंदर में। इनफैक्ट मैं यहाँ पे स्क्रीन प्रेजेंट कर ही देता हूँ सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अस कि क्या क्या चीज इस रीडिंग के अंदर में अपने डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ABCDEF, हाँ 6 है। सबसे पहला बात है कि सर पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग के बारे में बताइए। डिस्क्राइब, नाम देखो इसका, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब करिए, थ्योरी प्रैक्टिकल नहीं है, डिस्क्राइब थ्योरी है। डिस्क्राइब द पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। देखो जहां पे इंस्टीट्यूट वर्ड डिस्क्राइब यूज करता है ना, वहां पे ये लोग न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड। कैलकुलेट नहीं पूछ रहा, क्या बोल रहा है? डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब तो अपन को पता है कि सर अपन को कोई चीज डिस्क्राइब करना है, तो सर डिस्क्राइब क्या करना है? पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। सर बताइए ना, पोर्टफोलियो अप्रोच का मतलब क्या हुआ टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग? चीज समझो आराम से। देखो कोई हड़बड़ नहीं है, ना मेरे को पढ़ाने में ना आपको पढ़ने में। एक एक चीज को आराम से समझेंगे, बिकॉज आपके दिमाग में एक एक चीज बैठना चाहिए, बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया आने वाली रीडिंग्स में भी काम आना है। कोई रश नहीं करना अपने को। इज इट फाइन? और ऑब्वियसली आप इतना फीस लगा के बैठे हो लेवल 1 का, तो आप रश तो नहीं करने वाले हो। ओके। सर पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग के बारे में बताइए, ठीक है? दैट इज द फर्स्ट। सर इसका मतलब क्या हुआ पोर्टफोलियो अप्रोच? ओवरऑल आपका कौन से एसेट क्लासेस में पैसा लगा है, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करिए। उसका मतलब क्या होता है? डोंट वरी, एक एक चीज को लेके और डिटेल में समझेंगे। मैं बस यहाँ पे एक एक लाइनर बताना चाह रहा हूँ। तो पहला क्या बोला कि सर पोर्टफोलियो अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग। सेकंड है कि सर क्या स्टेप्स है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस में? कि सर क्लाइंट अपने पास पैसा लेके आया है, अपन कौन है? सर अपने तो पोर्टफोलियो मैनेजर है। अरे एक बार सोचो ना, कोई सोच रहा है सर अपने तो है नहीं। अरे एक बार सोचो कि आपका लेवल 3 क्लियर हो गया, आपने 4-5 साल काम किया और उसके बाद यू बिकेम अ पोर्टफोलियो मैनेजर। आप हो सकता है कि आपका खुद का फंड संभाल रहे हो या कोई क्लाइंट का फंड संभाल रहे हो। तो सर आपका जो क्लाइंट है वो पैसा लेके आया, तो सर क्या क्या स्टेप्स अपने फॉलो करने वाले हैं? इज इट फाइन? स्टेप्स इन द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रोसेस। तीसरा, सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में बताइए। सर कितना टाइप का इन्वेस्टर्स होता है? सर इंडिविजुअल होता है, जैसे अपन हो गए, अपने पैसा इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, हाँ जी सर करते हैं। सर बैंक्स करते हैं पैसा इन्वेस्ट? हाँ सर करते हैं। सर बैंक्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं? सर अभी तक तो सुना था बैंक्स अपने से पैसा लेते हैं। नहीं बाबा, वो पैसा इन्वेस्ट भी करता है, लोन देता है ना, लोन देता है मार्केट में। तो सर वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया। इज इट फाइन? सर इंश्योरेंस कंपनीज, यस इंश्योरेंस कंपनीज भी इन्वेस्ट करती है। सर एंडोमेंट, कॉलेज का एंडोमेंट, फॉर एग्जांपल देयर इज अ श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उसका एंडोमेंट होगा। सर उसका एंडोमेंट मतलब एक फंड होगा जो कि कॉलेज को सपोर्ट करता है उसका खर्चा वगैरह के लिए। इज इट फाइन? डोंट वरी, उसके बारे में आएंगे, डिटेल में आएंगे। बट एक बार सोचो सर, कॉलेज का कोई फंड है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है मार्केट के अंदर में। देयर इज अ सोवरेन वेल्थ फंड, सर गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट का भी फंड है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो बोला डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स एंड नीड्स ऑफ ईच। सर उस इन्वेस्टर्स का सर रिस्क क्या होगा, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट क्या होगा, कब उसको पैसा चाहिएगा, कितना रिस्क वो ले पाएगा, वो सब चीजों को लेके एलओएस नंबर सी के अंदर में अपने डिस्कस करेंगे। प्लीज डोंट माइंड कि मैं एक एक चीज पे रुक नहीं रहा हूँ, रुकूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। एक बार आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या क्या चीजों को लेके अपने डिस्कस करने वाले। इट्स लाइक अ रोड मैप। फोर्थ, डिस्क्राइब दी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एंड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान। सर ये पेंशन, पेंशन तो नाम सुने सर, इंडिया में भी पेंशन बोल के कुछ होता है कि सर रिटायरमेंट के बाद इंप्लॉइज को मिलता है उसके कंपनी के द्वारा। सर वो कितने टाइप का होता है? डीसी प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान, उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
डिस्क्राइब एस्पेक्ट्स ऑफ द एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंडस्ट्री, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। सर सुने हैं बाई साइड सेल साइड? अरे कोई अगर नहीं सुना तो मान लो सुना है, मेरे से तो सुनेगा ही एनीवेज। बट हाँ, कोई कोई को थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का आइडिया होता है तो वो सुना रहता है यार, ये बाई साइड वर्सेस सेल साइड क्या होता है। वो सब चीजों को लेके इसके अंदर में डिस्कस करेंगे। रोबो एडवाइजरी, ठीक है। अभी एआई का जमाना है 2025 में, तो बहुत जोरदार से, ठीक है। ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट बाद में सुनेगा, तब तक तो एआई और एडवांसमेंट हो जाएगा। बट यस, 2025 में सर एआई को लेके बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है। तो सर हर हर कुछ अब इम्प्लॉइज को रिप्लेस करके एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसा ही कुछ होता है रोबो एडवाइजरी। इज इट फाइन? जहां पे ह्यूमन नहीं होगा, देयर विल बी अ, क्या बोलते हैं ना उसको, जैसे जीनी होते हैं ना, जीनी, तो वैसा कुछ, ठीक है। तो सर उसको लेके अपने डिस्कस करेंगे, रोबो एडवाइजरी। डिस्क्राइब म्यूचुअल फंड्स, लास्ट एलओएस। डिस्क्राइब म्यूचुअल फंड्स से म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताइए एंड उसको कंपेयर करिए विथ अदर पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, उसको लेके आप कंपेयर करिए। इज इट फाइन? एक रोड मैप तो समझ में आया आपको? क्या सर, क्या क्या चीजों को लेके आप डिस्कस करने वाले हो? परफेक्ट। सर क्या चीज से स्टार्ट करें? आई एम स्टार्टिंग विथ फर्स्ट एलओएस। इनफैक्ट मैं डायरेक्टली फर्स्ट एलओएस पे मेरा आज फोकस नहीं है। सबसे पहले मेरा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको देना पड़ेगा मेरे को, टू अंडरस्टैंड एलओएस नंबर ए। बिकॉज एलओएस नंबर ए के अंदर में कुछ ऐसा चीजें ये लोग लिखा है कि अगर अपने वो पहले बेसिक्स को नहीं समझेंगे तो एलओएस नंबर ए जो है वो आपका 100% माइंड में क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला हेडिंग देना है पोर्टफोलियो। सर लिखे? हाँ जी लिखिए, साथ में लिखिए प्लीज। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर सबसे पहला, पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? सर पोर्टफोलियो का मतलब हुआ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज, एक सिंगल सिक्योरिटी नहीं। फॉर एग्जांपल आपके लेवल वन में क्या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है क्या, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? नहीं सर, इक्विटी भी है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स भी है, डेरिवेटिव भी है, कॉर्पोरेट इशूअर भी है, इकोनॉमिक्स भी है, क्यूएम भी है। तो इस तरीके से आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पोर्टफोलियो को एक सूटकेस सोच सकता है, सूटकेस, कि सर सूटकेस के अंदर में मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं रखा है, एक सब्जेक्ट की बुक को नहीं रखा है, सर 10 सब्जेक्ट की बुक को रखा है। इज इट फाइन? तो पोर्टफोलियो का एक ब्रीफ केस जैसा सोचो, और उसके अंदर में आपने बहुत सारा बुक्स रखा हुआ है। बट रियल लाइफ के अंदर में सर पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ, मतलब फाइनेंस के अंदर में पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? सर पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। कि सर आप एक स्टॉक सिर्फ नहीं खरीदे हो, आपने काफी सारा सिक्योरिटीज करा है, खरीदा है। सर मैंने सिर्फ अपना पैसा रिलायंस में नहीं लगाया है, मैंने एचडीएफसी भी खरीदा है, मैंने ट्रेंड भी खरीदा है, मैंने आईसीआईसीआई बैंक भी खरीदा है, इन्फोसिस भी खरीदा है, जोमेटो भी खरीदा है, एंड सो ऑन। अभी तो जोमेटो का नाम इटर्नल हो गया, ठीक है। तो आपने सिर्फ एक सिक्योरिटी में पैसा नहीं लगाया, आपने पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज के अंदर में पैसा लगाया है। मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? सर उसको मैनेज कैसे करेंगे? इज इट फाइन? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ? बंडल ऑफ सिक्योरिटीज। आई होप मेरा इजी वाला एग्जांपल आपको याद रहेगा। किसी लेवल वन के अंदर में एक सब्जेक्ट तो है नहीं, काफी सारा सब्जेक्ट्स है। ओवरव्यू। सुनना। हम्म। मान लो दो सिक्योरिटी है, स्टॉक्स। स्टॉक का नाम है से, एक है आपका रिलायंस और एक है इन्फोसिस। मैं रिलायंस को ए बोलूं और इन्फोसिस को बी बोलूं? हाँ जी सर बोल सकते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा अपने को नोटेशंस में। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में सर दो ही सिक्योरिटी, सर वाई नॉट 4 5? मैं कुछ कैलकुलेशन कराना चाहता हूँ, उस कैलकुलेशन के लिए मैं जानबूझ के दो ले रहा हूँ। इज इट फाइन? हाँ जी। तो सर दो स्टॉक है, मान लीजिए एक है रिलायंस और एक है इन्फोसिस। सर इन स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न डिनोटेड एज ER, एक्सपेक्टेड रिटर्न, आई इज स्टॉक। ये वाला एक स्टॉक रिलायंस इन्फोसिस आई। इज इट फाइन? ओके। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ रिलायंस इज से 15% एंड इन्फोसिस का है मान लीजिए 10% है। सर ये एक्सपेक्टेड रिटर्न का मतलब क्या हुआ? और सर ये आपने 15 और 10% कैसे लिखा?
ऑब्वियसली मैंने अपने मन से लिखा, बट अगर अपने को इसको कैलकुलेट करना पड़े तो सर अपने कैसे कर सकते हैं, एक हिंट दे रहा हूं आपको कि सर मान लीजिए रिलायंस का मैंने लास्ट 5 इयर्स का रिटर्न देखा, लास्ट 5 साल का रिटर्न इज फाइन। कि सर मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है तो 2000 में 10% होगा, 2001 में 12% होगा, 2000 क्या बोला मैंने, 2020 सॉरी 2025 चल रहा है तो 2020 में 10% होगा, 2021 में 12% होगा, 2022 में 13% होगा, एंड सो ऑन। मैंने लास्ट 5 ईयर का रिटर्न लिया एंड उसका एवरेज कर लिया, एवरेज इज फाइन। 10%, 12%, 14%, 15%, उसका एवरेज किया तो मान लो 15% आया। इसका मतलब क्या कि सर स्टैंडिंग एज ऑन 2025 आई एम थिंकिंग कि मेरा नेक्स्ट ईयर का क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है। रिलायंस जो है सर वो नेक्स्ट ईयर क्या रिटर्न दे सकता है, सर कैसे निकाले, ये तो फोरकास्ट करना पड़ेगा। सर फोरकास्ट करने के लिए इक्विटी टॉपिक है, फोरकास्टिंग करने के लिए इक्विटी टॉपिक है, डोंट माइंड। हाँ, तो सर वहां पे अपने फोरकास्ट करेंगे। बट सर एक बार आप मेरे को बताओ ना, ये आपने कैसे निकाला? सबसे इजी सा चीज है यार, एक काम करते हैं ना, पास्ट का डेटा निकाल लेते हैं, पास्ट का डेटा के हिसाब से फ्यूचर बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत सिली सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अगर आपका बोला जाए क्लास 12 में क्या मार्क्स आ सकता है, एक्सपेक्टेड, कि सर आपने एग्जाम दिया क्या आ सकता है, उसका बेस्ट तरीका क्या क्या निकालेगा? इस स्टूडेंट का बैकग्राउंड चेक कर लो कि पास्ट में इसने कैसा परफॉर्म किया। हाँ सर अच्छा परफॉर्म किया तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो एग्जाम में अच्छा करेगा, अगर वो खराब परफॉर्म किया तो इट इज एक्सपेक्टेड वो खराब करेगा। वैसा ही कुछ कर रहे अपने, इज इट फाइन? सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फोरकास्ट बेस्ड ऑन व्हाट, पास्ट। बेस्ड ऑन व्हाट, पास्ट। सर पास्ट का से 5 साल का मैंने रिटर्न लिया, सर वाई नॉट 7, वाई नॉट 3? अरे बाबा मैंने मन से लिया, मैंने आपको बोला ना मेरा कुछ अजम्पशंस है उसके बेसिस पे। सर आपने एनुअल लिया, क्या मैं मंथली ले सकता हूँ? यस। ठीक है, थोड़ा सा माइंड ओपन करेंगे कि सर अपने मंथली भी डेटा ले सकते हैं, ईयरली भी ले सकते हैं। तो मान लो लास्ट 5 साल का डेटा लिया एंड सर उसका एवरेज रिटर्न कितना आया, 15%, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट ईयर ये 15% रहेगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज द एवरेज रिटर्न। इन्फोसिस का सर 10%। कैसे आया, बता ही दिया आपको ऑलरेडी, जैसे रिलायंस का आया। तो ये मेरा सर ऑन एन एवरेज 15% हो सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड है, एंड इन्फोसिस हो सकता है 10% है। सर अगर 15 नहीं हुआ, उससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, उससे कुछ कम भी हो सकता है। सर कितना ज्यादा कितना कम, मतलब वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी इज फाइन कि सर दिस इज द एक्सपेक्टेड, उससे कितना ज्यादा उससे कितना कम। तो सर उसको अपने बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिटर्न, डिनोटेड एज सिग्मा आई। Sigma I. Sigma is standard deviation of ith stock. SD is volatility. Volatility up down. ठीक है, एवरेज से कितना अप कितना डाउन। मान लो रिलायंस का है से 8% एंड इन्फोसिस का है 4%। मतलब क्या हुआ कि सर इट इज एक्सपेक्टेड कि रिलायंस का रिटर्न जो होगा नेक्स्ट ईयर कितना अप हो सकता है, अगर कोई मेरे को बताए तो। 15+8, क्योंकि एवरेज से मैंने बोला 8% अप 8% डाउन। 15+8 कितना हो गया, 23। 15 - 8 कितना हो गया, 17। इज इट फाइन? 15 ± 8, और यहाँ पे 10 ± 4। कि सर अगर ऊपर गया इन्फोसिस तो कितना ऊपर जा सकता है, 14% तक, और नीचे आया तो कितना जा सकता है, 10 - 4, 6%। तो एस डी इज दी वोलेटिलिटी ऑफ रिटर्न। परफेक्ट। हाँ जी सर। सर आप ये बताइए ना, ये जो स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में, रिलायंस और इन्फोसिस, इसको इसमें मैंने कितना कितना पैसा लगाया है? कि सर मान लीजिए अगर मेरे पास 10 लाख रुपया है, इफ आई हैव 10 लाख रुपीज, हाउ मच आई हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस एंड हाउ मच आई हैव इन्वेस्टेड इन इन्फोसिस? सर फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम इक्वल। फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम व्हाट, इक्वल। तो सर उसको बोलते हैं अपने वेट्स। क्या बोलते हैं, वेट्स। कि सर आपने कितना पैसा असाइन किया, कितना पैसा लगाया है? सर इसमें लगाया है 50%, इसमें लगाया है 50%। ऑब्वियसली मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म में नहीं लूंगा। एब्सोल्यूट टर्म बोलने का मतलब है 5 लाख, 5 लाख नहीं लूंगा, मैं लूंगा 5 लाख डिवाइडेड बाई 10 विच इज 50%। फिर इन्फोसिस में 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50%। आई होप यहाँ तक आपको सारे डेटा पे पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। बिकॉज सी ये जो डेटा है ना आपको बहुत जगह काम आएगा आपके लेवल 1 के अंदर में। और अगर आप यहाँ पे फंसोगे, आपको अगर इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा तो फिर आपके लिए काफी दिक्कत होने वाली है। ठीक है सर, ये एसडी
सॉरी सर, आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आपने बता दिया था कि कैसे निकाला जाता है। एक तरीका क्या हुआ कि सर पास्ट का डेटा देख के अपने फ्यूचर को फोरकास्ट करें। सर क्या और कोई दूसरा तरीका भी है? हाँ जी है, लेकिन उसको अभी मैं यहाँ पे टच अपॉन नहीं करना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपका सिर्फ अभी थोड़ा सा बेसिक्स को लेके अपने डिस्कस करें। एक तरीका हुआ सर पास्ट। सर ये स्टैंडर्ड डिविएशन आपने कैसे निकाला? सर स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है बेस्ड ऑन रिटर्न। कैसे निकलता है? सर ये जो रिटर्न निकाले ना, उसी के बेसिस पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकलता है। इज इट फाइन? सर निकालते कैसे हैं अभी उस चीज को लेके प्लीज डिस्कस नहीं करते, नहीं तो डिस्कशन कहीं और ही जाने वाला है। बट सर क्या आप बताओगे आने वाले क्लासेस में? बिल्कुल बताऊंगा कि एसडी कैसे निकाला जाता है। इज इट फाइन? एक बार इसको अपने हटाते हैं, बट यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि सर एक्सपेक्टेड रिटर्न और ऑफ रिलायंस एंड इंफोसिस एंड एसडी दिया हुआ है आपको सब में। परफेक्ट। ओके। सर क्या निकालना है मुझे? मुझे ये निकालना है कि सर मेरे पोर्टफोलियो का, जिसके अंदर में रिलायंस एंड इंफोसिस है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा? तो expected return of the portfolio, is it fine? Notation is fine. Expected return of the portfolio is the weighted average. weighted average weighted average मतलब क्या हुआ कि सर रिलायंस में अगर 50% लगाएंगे तो उसका रिटर्न 15%, और इन्फोसिस में 50% लगाएंगे तो उसका 10%। तो अगर मेरे को इसका नोटेशन यूज करना है, तो वेट ऑफ ए इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ बी। सर ये सब नोटेशंस ही सबसे ज्यादा दिमाग खराब करते हैं। कौन बोला ये नोटेशन यूज करने? सर आप ही तो यूज कर रहे हो। अरे मैं तो क्लास का नोट्स डेवलप करा रहा हूँ, इसीलिए यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको एग्जाम के लिए नोटेशन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके। तो सर कैसे निकालेंगे? सर 15% इंटू 0.5 प्लस 10% इंटू 0.5, वेरी इजी। 15 इंटू 0.5 प्लस 10 इंटू 0.5, बता दीजिए कितना आएगा? 15 प्लस 10, 25, 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5%। ठीक है, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है। आगे बढ़े? हाँ सर बढ़ते हैं। तो सर ये तो आपने निकाला एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। सर यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ था बच्चा, ये स्टॉक का दिया हुआ था। अपने क्या निकाल रहे हैं? पोर्टफोलियो का। कोई स्टूडेंट अगर ये कंफ्यूज हो रहा है कि सर यहाँ भी तो दिया हुआ था, अरे ये स्टॉक का दिया हुआ है, अपने दोनों का मिक्सचर मिक्स करके निकाल रहे हैं। इज इट फाइन? बोलते हैं ना कि सर मान लीजिए एक टॉपिक में 70 आया, एक टॉपिक में आपका स्कोर 50 आया, तो दोनों का मिला के कितना आया? तो दोनों का मिला के ये निकाल रहे हैं। ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो को भी मैं यहाँ पे वेटेड एवरेज लिखूंगा एक बार के लिए। है? सर एक बार के लिए क्यों? कोई ट्विस्ट आने वाला? हाँ जी आएगा ट्विस्ट, बट एक बार सिंप्लिसिटी के लिए लिख लेते हैं वेटेड एवरेज। तो सर वेटेड एवरेज में क्या लिखेंगे यहाँ पे? वेट ऑफ ए इंटू एस डी ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ बी। तो वेट है 0.5 इंटू एस डी कितना है? ए का 8 प्लस 0.5 इंटू 4, 8 प्लस 4 12, 12/2 6%। तो ये एस डी आ गया। बट अब यहाँ पे अपने को कुछ एक नया पॉइंटर लाना पड़ेगा। वो नया पॉइंट क्या है? नया पॉइंट ये है कि सर ये जो रिलायंस और इंफोसिस का आपने स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो मतलब ये जो पोर्टफोलियो है वो कितना वोलेटाइल है? 6%। 6% अप, 6% डाउन। अप एंड डाउन किसके कंपेयर में? एवरेज के कंपेयर में। इज इट फाइन? तो ये 6% अप एंड डाउन जाएगा। यस। बट सर ये क्या रिलायंस और इंफोसिस में कोई रिलेशनशिप है क्या? रिलायंस और इंफोसिस में सर कोई रिलेशनशिप है क्या? मेरा आपसे क्वेश्चन है, रिलायंस और इंफोसिस में कोई रिलेशनशिप है? सर हो सकता है। कैसे पता लगाए? अरे मान लो जब कोई पॉजिटिव न्यूज आता है अबाउट द आईटी सेक्टर, पॉजिटिव न्यूज आता है अबाउट द आईटी सेक्टर, मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपका यूएस डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है। सर इंफोसिस के लिए फायदा, इंफोसिस के लिए फायदा। ठीक है, क्योंकि सर इंफोसिस आर दी मेजर एक्सपोर्टर्स ऑफ दी आईटी सर्विसेज। तो वो लोग का जो बिलिंग होता है ना, वो दे आर मोर इनटू यूएस डॉलर। तो अगर डॉलर स्ट्रांग हो रहा है तो सर उनको ज्यादा पैसा मिलने वाला है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि सर अगर मान लीजिए आईटी सेक्टर में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो क्या सर उससे रिलायंस और इंफोसिस दोनों को फायदा होगा या इंफोसिस को? ऑब्वियसली इंफोसिस को। ऑब्वियसली किसको? इंफोसिस को। ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता है, इंटरेस्ट रेट
रिड्यूस होता है तो सर उससे इकोनॉमी को फायदा होगा, क्योंकि सोचो अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो रहा है, आप ज्यादा लोन ले पाओगे। इज इट फाइन? एज ए इंडिविजुअल आप ज्यादा लोन ले पाओगे तो सर इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी हायर। तो सर अगर मार्केट के अंदर में देयर इज अ इकोनॉमिक अपटर्न बिकॉज ऑफ से लोअर इंटरेस्ट रेट, बिकॉज ऑफ दैट दिस कंपनीज विल गेट बेनिफिटेड, यस दिस कंपनीज विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड, क्योंकि आपका परचेसिंग पावर वगैरह बढ़ जाएगा। तो सर एक होता है कि मार्केट फैक्टर्स के कारण स्टॉक इंपैक्ट हो रहा है, एक हुआ कि सर वो स्टॉक के अंदर में कुछ न्यूज है, मे बी इट्स सेक्टर, और मे बी सर हो सकता है कोई एक नया सीएफओ अपॉइंट हुआ होगा इन्फोसिस में, उसके वजह से इन्फोसिस का स्टॉक का दाम बढ़ रहा है। सर इन्फोसिस के अंदर में नया कोई सीएफओ अपॉइंट हुआ होगा, उसके वजह से इन्फोसिस का दाम बढ़ रहा है। तो सर एक होता है आपका कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर, एक होता है मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर। जो इंटरेस्ट रेट है वो कौन सा होगा? मार्केट स्पेसिफिक फैक्टर, बिकॉज सर वो सारे के सारे स्टॉक्स को इम्पैक्ट करेगा। वेर एस कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर तो सिर्फ उसी कंपनी को इम्पैक्ट करेगा। अरे अगर इन्फोसिस में कोई नया सीएफओ अपॉइंट हुआ तो सर उससे रिलायंस के स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट है? इज इट फाइन? चीज समझ में आ रहा है आपको? परफेक्ट। तो यहाँ पे बताने का मतलब क्या था? बताने का मतलब है कि सर रिलायंस और इन्फोसिस क्या आपस में को रिलेटेड है? आपस में कोई उनका रिलेशन है? सर ये क्या अपने चेक कर सकते हैं? यस चेक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे अपेरेंटली बोलना तो डिफिकल्ट है ना कि सर दोनों में कोई कोरिलेशन है भी कि नहीं है। दोनों स्टॉक के अंदर में कोई कोरिलेशन वर्ड इज फाइन, कि सर दोनों स्टॉक का मूवमेंट आपस के साथ कैसा होता है, कि सर जब इन्फोसिस बढ़ता है क्या उस समय रिलायंस भी बढ़ता है, जब इन्फोसिस गिरता है तब क्या रिलायंस भी गिरता है, जब इन्फोसिस बढ़ता है उस समय रिलायंस गिरता है, एंड सो ऑन। आपस में क्या कोरिलेशन है, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सर जब अपने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं ना, तो सर वहां पे अपने को ये कोरिलेशन देखना पड़ता है यार, दोनों स्टॉक के अंदर में क्या कोरिलेशन है। एंड ये अपेरेंटली ऐसे देख के नहीं पता लगता, आपको कैलकुलेट करना पड़ता है ये कोरिलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आई विल इंट्रोड्यूस अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन इज डिनोटेड एज आर। कोरिलेशन इज डिनोटेड एज आर। ये क्या बताता है? इट इज द रिलेशन बिटवीन टू स्टॉक्स, कि सर दो स्टॉक के बीच में क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो स्टॉक है ए एंड बी विच इज रिलायंस एंड इन्फोसिस। मान लीजिए ए का दाम है 1 और बी का दाम है 10। सर ए जो है 1 से 2 हो गया, मतलब कितना से बढ़ा? 1 से। सर बी जो है 10 से 20 हो गया, कितना बढ़ा? 10 से। फिर 2 से 3 हुआ, 1 से बढ़ा। फिर 20 से 30 हो गया, मतलब 10 से बढ़ा। उसके बाद 3 से 4 हुआ, मतलब 1 से बढ़ा। फिर 30 से 40 हुआ, मतलब 10 से बढ़ा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर जब जब ए 1 से बढ़ रहा है, बी कितना से बढ़ रहा है? 10 से। ठीक है। फिर ये मान लो 4 से हो गया 2, मतलब दाम गिर गया, -2। और यहाँ पे 40 से हो गया 20, कितना से गिरा? -20। चेंज कितना से हुआ? जब ये -2 से गिरा, ये कितना से गिरा? -20। तो सर चेंज कितना हुआ? 10। चेंज तो 10 से ही हो रहा है अल्टीमेटली। यहाँ पे देखो 10 से चेंज हो रहा है, यहाँ भी तो 10 से ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 से 10 का चेंज है, तो यहाँ से 2 से 20 का चेंज है, मतलब अल्टीमेटली पर यूनिट का चेंज कितना है? 10। इज इट फाइन? एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे ए एंड बी के अंदर में पॉजिटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव मतलब क्या हुआ? सर जब ए बढ़ रहा है, देखो, जब ए बढ़ रहा है उस समय बी भी बढ़ रहा है, जब ए गिर रहा है उस समय बी भी गिर रहा है, एट दी सेम रेट, एट दी सेम रेट। इज इट फाइन? तो ए एंड बी का कोरिलेशन क्या है? सो कोरिलेशन इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्टॉक्स। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चेंज इन बी ड्यू टू चेंज इन ए। सर ए के चेंज होने से बताइए बी में कितना का चेंज? वही तो कर रहे हैं कि सर ए अगर 1 यूनिट से चेंज हो रहा है तो बी 10 यूनिट से चेंज हो रहा है। परफेक्ट। वी हैव पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? इफ ए बढ़ता है, सर बी भी बढ़ता है, और जब ए गिरता है तो बी भी गिरता है।
एक साथ में जो होगा, एक साथ में ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए गिरेगा तो बी भी गिरेगा। एट दी सेम रेट। सेम रेट बोलने का मतलब है ये स्लोप, दिस इज स्लोप। सर कितना से? ठीक है। एट कांस्टेंट स्लोप, देन देयर इज समथिंग नोन एज नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव का उल्टा होता है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि सर अगर ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा? बताइए, कॉमन सेंस से। बी गिरेगा, उल्टा। इफ ए राइजेस बी विल व्हाट? फॉल। अगर ए बढ़ेगा तो बी क्या होगा? गिरेगा। और अगर ए गिरेगा, इसका मतलब बी क्या होगा? बढ़ेगा। एट दी सेम रेट। इफ स्टॉक ए बढ़ेगा तो स्टॉक बी का दाम क्या होगा? गिरेगा। इट हैपेंस इन केस ऑफ ऑयल कंपनीज एंड प्लेन्स। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो का दाम बढ़ेगा। सोचो, जब तेल का दाम गिरेगा, तेल का दाम गिरेगा तो सर किसको फायदा होगा? एशियन पेंट्स को फायदा होगा। दे यूज दैट ऑयल एज अ रॉ मटेरियल। इज इट फाइन? और इंडिगो इंडिगो का भी शेयर का दाम बढ़ेगा। इज इट फाइन? तो सर एक कंपनी को लॉस होगा, दूसरे कंपनी को क्या होने वाला? फायदा होने वाला। अगर तेल का दाम गिरता है तो तेल का दाम गिरेगा तो ऑब्वियसली जो कंपनीज तेल को एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज कर रही है उन कंपनीज को फायदा होने वाला है। एंड जो बेच रही है ऑब्वियसली उनको घाटा होगा। एचपीसीएल, बीपीसीएल, एट दी सेम रेट। ओके। सर ये जो आर है ना, कोरिलेशन, ऑल्सो डिनोटेड एज कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये लाई करता है आपका -1 से +1 के बीच में। बाउंड्री है इसका, बाउंड्री। अनलिमिटेड वैल्यू नहीं हो सकता है कि सर कम से कम क्या होगा? -1। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? +1, उससे ज्यादा नहीं होगा कोरिलेशन का वैल्यू। इज इट फाइन? ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इसमें डिग डाउन नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ मेरे को समझाना है, इसलिए मैं कोरिलेशन को सिर्फ यहाँ पे टच कर रहा हूँ। अदरवाइज कोरिलेशन आने आने वाले रीडिंग्स के अंदर में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, प्लस आपका क्यूएम के अंदर में पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कोरिलेशन को लेके। इज इट फाइन? तो सर कोरिलेशन क्या बताता है? दो स्टॉक्स का रिलेशन, सिंपल। सर ये पॉजिटिव कोरिलेशन भी होता है, नेगेटिव कोरिलेशन भी होता है, एंड सर जो कोरिलेशन का वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में रहता है। अब सर इसका आपने मतलब यहाँ पे आपने क्यों बताया? मैंने इसीलिए बताया, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जब अपने निकालेंगे तो वहां पे कोरिलेशन का कोई काम नहीं है। बट जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो निकालेंगे वहां पे कोरिलेशन का काफी ज्यादा काम है। वहां पे अपने वेटेड एवरेज नहीं लिखेंगे, वहां पे फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता है। कैसे होता है दिखाता हूं मैं। केस 1, इफ कोरिलेशन इज इक्वल टू 1। मैंने क्या बोला? कोरिलेशन का वैल्यू रहता है -1 से +1 के बीच में। ठीक है, तो मान लो एक बार एक्सट्रीम है +1। वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो, देखो मैंने स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर। एक होता है एसडी, एक होता है वेरिएंस। वेरिएंस इज इक्वल टू एसडी का स्क्वायर। ठीक है, तो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू एसडी क्या है? सिग्मा पी, इसका स्क्वायर, विच इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर पी। तो वेरिएंस ऑफ द पोर्टफोलियो का फॉर्मूला सुनना, वेट स्क्वायर फर्स्ट वाले का, वेरिएंस, सॉरी सर, वेट स्क्वायर, सर वेट ऑफ रिलायंस इंटू एसडी ऑफ रिलायंस, उसका स्क्वायर, प्लस वेट स्क्वायर ऑफ इंफोसिस इंटू वेरिएंस ऑफ इंफोसिस, प्लस 2 इंटू वेट ऑफ रिलायंस, वेट ऑफ इंफोसिस इंटू कोरिलेशन इंटू एसडी ऑफ ए इंटू एसडी ऑफ बी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
एंड इतना बार ये प्रैक्टिस होता है ना क्लास के अंदर में, ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला याद हो जाता है। एक बार आपको देखने के लिए थोड़ा सा हेवी लग रहा होगा फॉर्मूला, बट फॉर्मूला है काफी इजी। कैसे इसको बोला जाता है सुनो। वेट स्क्वायर वेरिएंस, दिस इज वेरिएंस, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 into weight into r which is correlation into sigma a into sigma b, दिस इज योर वेरिएंस। अगर मेरे को एस डी लिखना है, एस डी, सोचो, वेरिएंस इज इक्वल टू एस डी स्क्वायर है, तो अगर मेरे को एस डी लिखना है तो सर एस डी कैसे निकालेंगे? सर वेरिएंस का स्क्वायर ले लीजिए, वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लीजिए। तो सर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? सिग्मा पी लेफ्ट में, और राइट में क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट। वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 into वेट इंटू आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। आई होप आप साथ में लिखते जा रहे हो मेरे। ठीक है। अब अगर आप देखोगे ठीक से यहाँ पे, इसको अगर मैं ए स्क्वायर बोल लूं, मतलब वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ऑफ ए, वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ऑफ ए, अगर ए है तो सर वेट स्क्वायर ए इंटू सिग्मा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। इज इट फाइन? ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा देखो? 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए क्या है? ए। वेट ऑफ बी इंटू सिग्मा बी क्या है? बी इंटू कोरिलेशन, वेट ऑफ बी इंटू सिग्मा बी इज इक्वल टू बी। कंफर्टेबल हो आप यहां तक? बोलिए प्लीज। आई होप यहां तक कंफर्टेबल है, कोई भी मैथ्स यूज नहीं हो रहा है। डोंट माइंड यहाँ पे कि सर आप फालतू का मैथ्स यूज कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। सिंप्लीफाई करने का ट्राई कर रहा हूँ फॉर्मूला को। बचपन में सुना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या चीज का फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंदर में देखो क्या हो रहा है। अगर आर वन है, इफ आर इज वन, तो सर ये क्या हो गया राइट वाला टर्म? 2ab। यहाँ पे क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सिग्मा पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आर वन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, देयरफॉर सिग्मा पी क्या है? ए प्लस बी। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज ए? वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू सिग्मा बी। चलो एक बार चलते हैं फर्स्ट वाले पेज में। देखो, वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू सिग्मा बी। इज इट फाइन? सर बोलना क्या चाह रहे हो ये बताइए ना। बोलना ये चाह रहा हूं कि अगर आर जो कोरिलेशन है वो अगर वन है, इफ कोरिलेशन इज वन, देन अपने ये फॉर्मूला यूज करने के बजाय डायरेक्टली वेट ऑफ ए इंटू सिग्मा ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू सिग्मा बी लिख सकते हैं। ओके, विच विल बी 0.5 इंटू एट प्लस 0.5 इंटू फोर, कितना होगा? 6%। ठीक है। केस टू, केस टू एक्सट्रीम वैल्यू यूज करते हैं। इफ आर इज इक्वल टू -1, अगर आर मान लीजिए -1 है तो सिग्मा पी, चलो फॉर्मूला को याद करने का ट्राई करते हैं। एस डी निकालना है पोर्टफोलियो का। एस डी, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट इंटू आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। अब इस बार देखो क्या होने वाला है। ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, ये वाला आर इस बार +1 नहीं -1 है, तो ये क्या हो जाएगा? -2ab। इज इट फाइन? तो सिग्मा पी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे अपने था ना। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। वैसे यहाँ पे सिंस माइनस, सर ये माइनस कैसे आया? अरे आर -1 लिया ना मैंने, इसीलिए। ठीक है।
तो सिग्मा पी क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। ए माइनस बी। ए माइनस बी कितना होगा? 0.5 इंटू 8 प्लस, सॉरी, माइनस 0.5 इंटू 4, विच विल बी 4 - 2, 2%। कंफर्टेबल? केस 3, इफ आर इज इक्वल टू 0.7। अब देखो, जब मैं 0.7 लूंगा तो मैं वहां पे शॉर्टकट नहीं लगा सकता हूं। आई कैनॉट टेक वेटेड एवरेज। मेरे को फिर ये पूरा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना पड़ेगा। इज इट फाइन? जहां पे आर +1 है, -1 है, वहां पे मैं वेटेड एवरेज लगा सकता हूं डायरेक्टली। बात समझो। सिग्मा पी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखे वापस से, वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस वेट स्क्वायर वेरिएंस प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू आर इंटू सिग्मा ए इंटू सिग्मा बी। वेट ऑफ ए कितना? 0.5 का होल स्क्वायर। सिग्मा ए कितना? 8 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5। आर कितना है इस बार? आर 0.7 इंटू सिग्मा ए कितना है? 8 इंटू 4। प्लीज कैलकुलेट करिए। सिंपल सा मैथ्स है, कैलकुलेट करिए। सर कैसे करें कैलकुलेटर पे? देखो, 0.5 का होल स्क्वायर और 8 का होल स्क्वायर, आप इसको अलग अलग करने के बजाय एक साथ कर सकते हो। 0.5 इंटू 8, 4 आ रहा है, उसका होल स्क्वायर कर दो एक बार में। 16 आ रहा है, 16, उसको STO1 प्रेस करो, STO1, STO1। नेक्स्ट, 0.5 इंटू 4, 2 आ रहा है, 0.5 इंटू 4, 2 आ रहा है, इसका होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बटन है ना, कहाँ पे है सर? ये देखो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रो पे, फोर्थ रो पे एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, 4। STO2 प्रेस कर दो। नेक्स्ट, इसको कैलकुलेट करते हैं। 2 इंटू 0.5 इंटू 0.7 इंटू 8 इंटू 4, दिस विल बी 11.2। 11.2 प्लस RCL1 प्लस RCL2, दिस इज कमिंग 31.2। उसका स्क्वायर रूट 5.59, 5.59%। कंफर्टेबल? एक केस 4 लास्ट कैलकुलेट करो, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। केस 4, इफ आर इज इक्वल टू माइनस से 0.4, जानबूझ के नेगेटिव ले रहा हूं, आर इज इक्वल टू -0.4। सर शॉर्टकट लगा सकते हैं? नहीं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सिग्मा पी इज इक्वल टू, देखो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं इस बार, डायरेक्टली नंबर्स लिख रहा हूँ। वेट स्क्वायर 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 8 का होल स्क्वायर प्लस 0.5 का होल स्क्वायर इंटू 4 का होल स्क्वायर, प्लस या माइनस लिखने के पहले रुक जाओ। 2 इंटू वेट ऑफ ए 0.5 इंटू वेट ऑफ बी 0.5 इंटू आर, आर कितना है इस बार? -0.4। तो 0.4 माइनस बाहर में लिख रहा हूं, इंटू SD ऑफ ए इंटू SD ऑफ बी। प्लीज बताइए। ये देखो RCL1 RCL2 में आया हुआ ऑलरेडी। दिस इज 16 + 4। आपको थर्ड वाला सिर्फ नंबर कैलकुलेट करना है। 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.4 इंटू 8 इंटू 4, 6.4। 20 - 6.4 और उसका स्क्वायर रूट 3.69, 3.69%। ठीक है, चलो अब इसका एक टेबल बना लेते हैं। समरी, आर अगर -1 लिए, आर अगर +1 लिए, आर अगर -0.4 लिया हुआ है, आर अगर 0.7 लिया हुआ है, उसे SD ऑफ द पोर्टफोलियो क्या क्या आया प्लीज लिखते हैं। सबसे पहला केस 1 क्या था अपना? R इज इक्वल टू 1, उसमें आया था अपना 6%। नेक्स्ट,
केस टू क्या था? 2%, -1 था। नेक्स्ट, केस थ्री वॉज 0.7, 5.59%, एंड 0.4 है तो 3.69%। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, आर जितना कम हो रहा है, आर जितना कम हो रहा है, एसडी ऑफ दी पोर्टफोलियो कम हो रहा है, वोलेटिलिटी कम हो रहा है। पोर्टफोलियो का जो वोलेटिलिटी है, देखो मूवमेंट जो है वो कम हो रहा है। इज इट फाइन? इसको अपने बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। क्या बोलते हैं अपने? डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट भी बोलते हैं, या बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। लोअर द कोरिलेशन, हायर इज द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। सर डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कैसे आया? देखो, जब आर +1 है, सर क्या +1 से भी ज्यादा हो सकता है क्या कोरिलेशन? नहीं। बात कर ली अपने कि सर आर का जो वैल्यू है -1 से +1, +1 से ज्यादा नहीं हो सकता। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6%। तो अगर मान लेते हैं कि सर जो रिलायंस एंड इंफोसिस का मूवमेंट होगा, वो एक साथ एक तरीके से होने वाला, मतलब अगर वो 1 से बढ़ेगा, वो 10 से बढ़ रहा है, जो अपने एग्जाम्पल में भी था, ठीक है? तो सर जो स्लोप होगा ना, वो फिक्स होगा, दैट विल बी से 10-10-10, प्लस पॉजिटिव मूवमेंट है। पॉजिटिव आर, जो स्टॉक ए है वो बढ़ रहा है, रिलायंस बढ़ रहा है, तो सर इंफोसिस भी बढ़ रहा है एक तरीके से, एट द सेम रेट, एट द सेम रेट। तो सर देयर इज अ पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। +1 इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो सर वहां पे जो मेरा वोलेटिलिटी होगा, दैट विल बी 6%। बट अगर मैं -1 लूंगा, तो सर रिस्क मेरा क्या हो जाएगा? जो वोलेटिलिटी है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो सर वोलेटिलिटी जितना कम हो उतना बढ़िया, रिस्क जितना कम हो उतना बढ़िया। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑल्सो नोन एज वोलेटिलिटी, ऑल्सो नोन एज रिस्क। तो सर रिस्क जितना कम हो पोर्टफोलियो में उतना बढ़िया। सर कितना का बढ़िया? कितना से फायदा हो रहा है? सर अगर 1 रहेगा तो सर मेरे को रिस्क उठाना पड़ेगा 6 का, लेकिन अगर -1 हुआ तो मेरे को रिस्क उठाना पड़ेगा सिर्फ 2 का। तो सर फायदा कितना का हो रहा है बताओ? 6 - 2, दैट विल बी 4%, दैट विल बी 4%। इज इट फाइन? तो सर अगर मान लीजिए मेरा जो सिग्मा पी है वो 6% है, 5.59% है, 3.69% है, एंड 2% है, तो मेरा बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कितना होगा? यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। सर अगर R1 के जगह 0.7 हो जाता है, तो सर कितना का फायदा दिख रहा है? 6 - 5.59 कितना होगा? 0.41%। यहाँ पे सर आर अगर 0.7 से -0.4 हो जाए, तो 5.59 - 3.69 कितना होगा? प्लीज बताना। 5.59 - 3.69, 1.9%। इतना का फायदा? नहीं सॉरी, मेरे को कंपेयर करना है 6 - 3.9, इससे कंपेयर करना है, इससे। ठीक है, 6 - 3.69, 2.31%। एंड यहाँ पे 6 - 2, 4%। तो देखो आप, यहाँ पे आर था आपका +1, यहाँ पे था 0.7, यहाँ पे था -0.4, और यहाँ पे था -1। आर जितना कम होते जा रहा है, उतना डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट बढ़ते जा रहा है। पहले 0.41 था, फिर 2.31, फिर 4%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ये काम कब आपका? लोअर दी कोरिलेशन, हायर इज दी डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट, हायर इज दी डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। ये जो लाइन है ना, ये इस एलओएस के अंदर में लिखा हुआ है, बिना ये चीज समझाए। अब कैसे समझ में आए स्टूडेंट को? अब खुद सोच के देखो। अपने यहाँ पे थोड़ा बहुत नंबर्स यूज के तो क्लैरिटी, हाँ सर, जैसे जैसे कोरिलेशन कम हो रहा है, वैसे वैसे ये डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इज इट फाइन? इसीलिए ये जो सम्स है ना, ऑल्दो आपके लिए काम का नहीं है इस एलओएस के लिए, बट इस एलओएस का ये एक सेंटेंस को समझने के लिए दिस सम इज रिक्वायर्ड। Is it fine? Because this sum will come again in your another part, another chapters of portfolio management. Plus, it will come again in
क्यूएम के अंदर में। बट यहाँ पे एक बार कर लिए ना तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि सर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकलता है। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम एकदम काम का चीज है ये वाला। इज इट फाइन? ऐसा नहीं कि टाइम पास कराया हूं आपको, ये लाइन को समझाने के लिए मेरे को इतना कुछ आपको समझाना पड़ा। क्लियर है यहाँ तक? तो लोअर द कोरिलेशन हायर इज द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे? सर मत पूछिए ना। नहीं पूछूंगा तो सही। ओके, क्या कोरिलेशन एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो को चेंज करता है क्या? ये अगर कोरिलेशन चेंज हो रहा है तो क्या सर मेरा रिटर्न को चेंज कर रहा है? नो, रिटर्न को चेंज नहीं कर रहा है। देखो रिटर्न वही का वही है। रिटर्न के फॉर्मूला में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो में कोई चेंज नहीं किया, दिस विल रिमेन द सेम। कोरिलेशन डज नॉट इम्पैक्ट द expected return of the portfolio, it changes actually what? Standard deviation of the portfolio। किसको चेंज करता है सर? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो को चेंज करता है। इज इट फाइन? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो को चेंज करता है। लिख लो ये वाला चीज प्लीज। कोरिलेशन हैज नो impact on expected return of the portfolio, it changes the standard deviation of the portfolio। परफेक्ट। ओके सर, अब क्या कर रहे हैं? एलियस नंबर ए को फॉर्मली लिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है? क्योंकि यहां तक तो मेरा इनफॉर्मल या ओवरव्यू चल रहा था, बेसिक्स। अब मैं एलओएस नंबर ए को लिखा देता हूं, समझाऊंगा भी और लिखाऊंगा भी। एलओएस नंबर ए, डिस्क्राइब पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग। डिस्क्राइब पोर्टफोलियो अप्रोच टू इन्वेस्टिंग, सुनना। सर, जब भी अपने पोर्टफोलियो के अंदर में कोई स्टॉक को लेने का प्लान करते हैं कि सर मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो के अंदर में आई हैव रिलायंस, आई हैव एचडीएफसी, सर आई वांट टू से बाई जोमैटो या इटर्नल, ठीक है सर? अगर मेरे को अपने पोर्टफोलियो में बाई करना है उस स्टॉक को, तो सर मैं वो स्टॉक का रिस्क और रिटर्न, ये वर्ड अब ठीक है आपके लिए, रिस्क और रिटर्न उस स्टॉक का, सर मैं आइसोलेशन में नहीं देख सकता हूं, मेरे को पोर्टफोलियो कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि सर मेरे पोर्टफोलियो में आने से, उस स्टॉक का पोर्टफोलियो में आने से मेरे स्टॉक का रिटर्न या एसडी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई कैनॉट इवेल्युएट द स्टॉक का रिस्क एंड रिटर्न, स्टॉक का रिस्क एंड रिटर्न इन आइसोलेशन। सर मैं रिलायंस को, फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस को सिर्फ देख के नहीं बोलूंगा मेरे पोर्टफोलियो पे क्या इंपैक्ट है। मैं ये देखूंगा सर अगर रिलायंस मेरे पोर्टफोलियो में आता है तो सर उसके वजह से मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होता है एंड एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होता है। कंफर्टेबल हो आप यहाँ पे ये लाइन में? सर इवैल्यूएशन ऑफ द स्टॉक कैनॉट बी डन ऑन एन आइसोलेशन बेसिस। सर आइसोलेशन पे मैं देखूंगा तो सर एसडी किसका ज्यादा है? रिलायंस का। तो सर मेरे को तो रिलायंस को इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अरे व्हाट अबाउट कोरिलेशन? व्हाट अबाउट कोरिलेशन? सोचो अगर रिलायंस और इन्फोसिस का कोरिलेशन नेगेटिव है, इन्फोसिस और रिलायंस का कोरिलेशन अगर नेगेटिव है तो सोचो एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो क्या हो जाएगा? यहाँ पे निकाले थे ना आपने, 2%। और स्टैंड अलोन पे रिलायंस को अगर देखूंगा तो मन करेगा रिलायंस को लेने का? नहीं, क्योंकि सर वो तो 8% का वोलेटिलिटी एसडी दिखा रहा है, रिस्क दिखा रहा है। इज इट फाइन? तो पहला चीज क्या बोला मैंने? इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक शुड नॉट बी डन ऑन एन आइसोलेशन बेसिस। रेदर वी शुड चेक इट्स contribution
फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। चीज समझ में आ रहा है कि सर उस स्टॉक का क्या रिटर्न है और कितना रिस्क है, उसको स्टैंड अलोन पे नहीं देखेंगे, पोर्टफोलियो में अगर उसको इंक्लूड करते हैं तो बताइए ना सर, पोर्टफोलियो का रिस्क एंड रिटर्न इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेरे को देखना है। ठीक है। सेकंड सेकंड पॉइंट, सर ये पोर्टफोलियो का जरूरत क्या है? अगर मेरे पास 10 लाख रुपीज है, मैं क्यों 5-10 स्टॉक में इन्वेस्ट करूं? सर क्यों नहीं मैं एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं? सर मेरे को लगता है से यस बैंक बढ़ेगा, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं पूरा का पूरा पैसा 10 लाख रुपया जो है मैं यस बैंक के अंदर में इंक्लूड कर दूं? सर बहुत सारे इन्वेस्टर्स का सुना है, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया जी, सर वो लोग तो वैल्यू स्टॉक्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, एक स्टॉक के अंदर में बहुत बड़ा पैसा लगाते हैं और उसके बाद उनको काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। बट आपने ये नहीं सुना कि उनका बहुत सारा ऐसा स्टॉक्स भी है जो उनको डुबाया भी है। बात समझो यहाँ पे। तो यू आर जस्ट सीइंग द पॉजिटिव साइड, यू हैव इग्नोर्ड द नेगेटिव साइड। अगर वो लोग 10 स्टॉक में पैसा लगा के रखे ना, मे बी 1 और 2 स्टॉक्स उनका काफी बढ़िया रिटर्न देता है। काफी बढ़िया मतलब 1000-2000% रिटर्न। एंड जो 7-8 स्टॉक्स है, मे बी उनका जो स्टॉक प्राइस है, दैट इज मे बी एट अ सिंगल डिजिट, मतलब उनका इतना हेवी लॉस है, बट स्टिल जो स्टॉक्स में वो लोग ने लगाया है दी वैल्यू स्टॉक्स, और वो जो स्टॉक्स है काफी अच्छा रिटर्न किया, एंड इट 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 इज एबल टू कॉम्पनसेट जो भी लॉसेस हुआ है। तो यू आर जस्ट सीइंग दी पॉजिटिव साइड, यू हैव टू ऑल्सो इनकॉर्पोरेट व्हाट नेगेटिव साइड। तो सर अपना जो पैसा है उसको क्यों नहीं अपने एक स्टॉक में लगाएं? सर एक स्टॉक में लगाएंगे और अगर वो स्टॉक डूब गया तो गया अपना पैसा। वो स्टॉक अगर डूबा जिसमें अपने पूरा का पूरा पैसा लगाए हैं, वो स्टॉक अगर डूबा तो सर मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो गया। इसको अपने बोलते हैं सर कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन रिस्क। एकदम सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप पूरा का पूरा मेहनत सीएफए लेवल 1 के अंदर में क्या सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के अंदर में करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। अरे आपको तो अपना मेहनत डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, 10 सब्जेक्ट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपने पूरा का पूरा मेहनत किया और बाई चांस वो अच्छा नहीं गया तो सर आप तो फेल। और बाई चांस अगर अच्छा चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है कि सर बाकी बी तो पेपर में आपको पास होना पड़ेगा। बात समझो। यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करें कि सर अगर पूरा का पूरा पैसा एक स्टॉक में लगा दिया और वो स्टॉक डूब गया तो सर मेरा पोर्टफोलियो जो है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा। एंड दैट इज नोन एज एक्चुअली व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। सर इस कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि सर अपना जो पैसा है ना उसको एक स्टॉक में मत लगाइए प्लीज, उसको आप क्या करिए, डाइवर्सिफाई। क्या करिए? डाइवर्सिफाई। 3-4-5 स्टॉक्स के अंदर में उस पैसा को लगाइए, जिससे बाई चांस अगर एक स्टॉक डूबा भी, यू हैव अराउंड 3-4 मोर स्टॉक्स दैट विल बी एबल टू कॉम्पनसेट द लॉसेस विच यू हैव मेड इनटू द वन स्टॉक। ठीक है। इसका एकदम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। चलिए गूगल पे चलते हैं एक बार। गूगल महाराज के पास चलते हैं and देखते हैं यस बैंक। कि सर अगर मान लीजिए मैं यस बैंक के अंदर में पूरा का पूरा अपना पैसा लगा दिया होता, मान लो आपके पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, अगर अपने पूरा का पूरा यस बैंक में पैसा में लगाते तो क्या होता? देखो अभी यस बैंक का दाम कितना चल रहा है, 20.4544। मैं यहाँ पे क्लिक किया मैक्स। अगर आप देखोगे यहाँ पे यस बैंक का दाम कब का, 2018, आई होप आपको दिख रहा होगा नीचे, 2018 दिख रहा है ना? कितना था? 373। सर कहाँ पे दिख रहा है? ये रहा, ये वाला कर्सर। 373, 382, मतलब उससे ज्यादा था अप्रोक्सीमेटली। 380 ले लेते हैं, ठीक है। 380 दाम कब चल रहा था? 2018 में। सोचो आपके पास 10 लाख रुपया और आपने पूरा का पूरा पैसा यस बैंक में डाला एट द कॉस्ट ऑफ 380। उस स्टॉक का दाम अब देखो कब, 2025, 2025 सितंबर में क्या चल रहा है? 20.44। देखा? यहाँ पे दिख ही रहा होगा। अरे 400 रुपए का चीज 20 रुपए का रह गया, गया आपका पूरा पैसा। इसी को तो बोलते हैं वेल्थ डिस्ट्रक्शन। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका ले लो, आरकॉम। रिलायंस कम्युनिकेशन, कितना का बचा हुआ है? 1 रुपया 42 पैसा। इसमें भी मैक्स क्लिक करो, देखो क्या हालत है। अगर आपने पैसा पूरा 10 लाख रुपया कब, 2007 में लगाता, देखो क्या दाम चल रहा था उस समय, अराउंड 750, 760। 750 रुपया का दाम चल रहा था रिलायंस कम्युनिकेशन का। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का छोटा भाई,
ठीक है। आरकॉम, उस समय अगर आपने 2007 में आप लगाते तो आपका 760 रुपीज का एक स्टॉक का दाम रहता है, और अभी उसका दाम क्या हो गया, 1 रुपया 1.5 रुपया, विच इज नथिंग। मतलब पूरा का पूरा आपका वेल्थ डिस्ट्रॉय हो गया यहाँ पे। ठीक है। वी हैव मोर एग्जाम्पल, किंग फिशर एयरलाइंस, वो तो अभी डीलिस्ट ही हो गया। एनरॉन, यूएस का एनरॉन, देखो एनरॉन शेयर प्राइस ये भी तो डीलिस्ट हो गया, हाँ। पूरा का पूरा वर्थ क्या हो गया इसका, जीरो। ठीक है। एट इट्स पीक इन 2000 में एनरॉन शेयर्स वे ट्रेडेड एट 90.75, और उसके बाद क्या हुआ सर, 0.26। 0.26 सोचो, $90 का चीज पूरा का पूरा जीरो। आप सोचो एनरॉन के आप एम्प्लॉइज हो, एनरॉन कंपनी के आप एम्प्लॉइज हो, और आपने अपना जो पूरा का पूरा पैसा है, वहां से जो सैलरी आ रहा है आपको, एनरॉन से जो आपको सैलरी आ रहा है, वो पूरा का पूरा आपने उस कंपनी के शेयर में लगाया। कंपनी बंद। सर क्यों बंद हुआ था, बिकॉज देयर वाज सम अकाउंटिंग फ्रॉड इन केस ऑफ एनरॉन। ठीक है। मतलब देयर वाज सम अकाउंटिंग फ्रॉड, जो डेट्स वगैरह है ना वो लोग ये ठीक से प्रेजेंट नहीं कर रहे थे, अपने बुक से हाइड कर रहे थे एनरॉन। तो सर जब ये पकड़ में आया तो ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर्स है उनका ट्रस्ट खत्म हो गया एनरॉन पे। शेयर प्राइस क्या हो गया, पूरा का पूरा कोलैप्स। 90.75 से पूरा क्या हो गया, जीरो। तो आप सोचो, आप अगर एनरॉन में एम्प्लॉय हो, कंपनी बंद हो गया तो सर सैलरी आना बंद, प्लस आपका जो सेविंग्स था, वो सेविंग को आपने कहाँ लगाया था, एनरॉन के शेयर में। सर शेयर प्राइस भी गया, आपका जो वेल्थ, आपका जो सेविंग है वो भी गया, जो सैलरी आ रहा है वो भी गया। ये हुआ था एनरॉन एनरॉन वाले एम्प्लॉयज के साथ, एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल। ये हुआ था, मैं मन से नहीं बोल रहा हूँ। एम्प्लॉयज ऑफ एनरॉन हैड एक्चुअली इन्वेस्टेड हेविली इन देयर कंपनीज। तो इसी को बोलते हैं भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो, वहां से आपको सैलरी भी आ रहा है, और उस सैलरी को जो सेव आप कर रहे हो, आप उस कंपनी में मत लगाइए अंटिल अनलेस यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। और अगर कॉन्फिडेंट हो भी तो प्लीज सारा का सारा पैसा कम से कम उस कंपनी में मत लगाओ। आप उसको क्या करो, डाइवर्सिफाई, अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाओ, जिससे अगर वो कंपनी डूबा तो सर बाकी कंपनी है ना बचाने के लिए। अगर आपने 10 लाख रुपया में अगर 1 लाख रुपया यस बैंक में लगाया, ठीक है, एंड वो यस बैंक मान लो डूब भी गया, कोई बात नहीं, आपका कितना का लॉस, 1 लाख का। बाकी तो 9 लाख का है ना, अच्छे अच्छे कंपनीज में अगर आपने लगाया होगा। उसी को क्या बोलते हैं अपने, डाइवर्सिफिकेशन। उसी को क्या बोलते हैं अपने, डाइवर्सिफिकेशन। ओके। तो क्या बोला फर्स्ट पॉइंट में, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न ऑफ अ स्टॉक शुड नॉट बी डन ऑन एन आइसोलेशन बेसिस, रेदर वी शुड चेक इट्स कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ पोर्टफोलियो पर्सपेक्टिव। We should not put all the money in a single stock because it has concentration risk. Very very important term। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, क्लास में अपने क्या क्या बात की है, एनरॉन का, आरकॉम का, यस बैंक का। ये सब एग्जाम्पल लिखिए, जिससे आपको जब टाइम मिले घर पे तो थोड़ा सा इसको गूगल करो एंड थोड़ा सा रीड करो ये सब चीजों के बारे में। दिस इज नॉट बीकॉम टाइप की एग्जाम्पल लिख दिया और हो गया, मगअप थोड़ी करना आपको। आपको प्रैक्टिकली उसको देखना है कि यार एनरॉन के बारे में पढ़ते हैं, क्या अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ, सर बोले थे कोई डेट कोई लोन का हुआ था, चलिए उसको थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। आरकॉम में क्या हुआ था, यस बैंक में क्या हुआ, थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखो, और सोचो अगर आपने उस समय पैसा लगाया होता तो क्या होता, एंड ऐसा क्यों हुआ। इज इट फाइन? ओके। सो वी शुड नॉट पुट ऑल द मनी इन अ सिंगल स्टॉक बिकॉज इट हैज अ concentration risk, rather we should we should diversify। डाइवर्सिफाई मतलब सर अपना पैसा एक स्टॉक में मत लगाओ, अलग अलग स्टॉक्स में लगाओ। वी शुड डाइवर्सिफाई, दैट इज डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक बास्केट में सारा का सारा एग्स मत डालिए, फूटने का डर रहेगा ना। पॉइंट नंबर 3, देयर वाज अ पर्सन नोन एज प्रोफेसर हैरी मार्कोविट्स।
ठीक है, ही वॉज अ प्रोफेसर बैक इन 1950s. he there was a basically he has actually put a framework with respect to measuring the benefits of diversification. जो आपने बोले थे ना benefits of diversification, उसको सर कैसे measure करेंगे? सर we will measure it with the help of correlation. अब आप ये वर्ड से कंफर्टेबल हो गए होगे सर, कोरिलेशन, बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. तो सर जो मार्कोविट्स था, हैरी मार्कोविट्स, वो बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया था विथ रिस्पेक्ट टू मेजरिंग द रिस्क, कि सर रिस्क को कैसे अपने मेजर कर सकते हैं. इज इट फाइन? ऑब्वियसली अगर सर कोरिलेशन कम है तो सर मेरा जो बेनिफिट्स है डाइवर्सिफिकेशन का वो ज्यादा होगा. बट 1960s में थ्री और फोर प्रोफेसर्स एक्चुअली केम अप, वन और टू, एक का नाम था ट्रेनर और एक और नाम का था शार्प. ठीक है, तो सर वो लोग क्या किया, वो लोग मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी लाया, एमपीटी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, विच इज एक्चुअली बेस्ड ऑन मार्कोविट्स थ्योरी पे ही बेस्ड है, बट थोड़ा सा और एडवांस्ड है. क्या एडवांस्ड है सुनना. सर जो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो है इन केस ऑफ मार्कोविट्स, वो क्या बोलता है कि सर अगर कोरिलेशन कम होगा ना तो बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होगा. एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो पे फोकस था. किस पे? एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो. कि सर अगर मान लीजिए कोरिलेशन कम है, मान लीजिए 0.3 नेगेटिव है, 0.4 नेगेटिव है, तो एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो कम हो जाएगा. जैसे अपने देखे भी थे, दिखा देता हूँ लास्ट वाले सब में. जितना जितना कम हो रहा है एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो कम होते जा रहा है. इज इट फाइन? तो सर ये जो एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो है, दिस इज एक्चुअली व्हाट रिस्क. दिस इज एक्चुअली व्हाट रिस्क. सर दिस इज टोटल रिस्क. बट सर जो 1960 में ट्रेनर और शार्प आया, वो क्या किया, एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो को डिवाइड किया दो भाग में. कौन कौन सा? दो टाइप का. एक है आपका सिस्टमैटिक रिस्क और एक है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क. जो टोटल रिस्क है ना, उसको दो भाग में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में. एक है सिस्टमैटिक रिस्क, एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क. अनसिस्टमैटिक रिस्क हो गया कंपनी स्पेसिफिक रिस्क. सर कंपनी के अंदर में कोई घोटाला है, सर कंपनी के अंदर में जो ड्रग्स है ना, मेडिसिन, वो अप्रूव नहीं हुआ, सर जो सीएफओ है वो रिजाइन करके चला गया, देर इज सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर लाइक बाइजूस. ठीक है, तो सर उसके वजह से देर इज अनसिस्टमैटिक रिस्क. एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क हो गया मार्केट रिस्क, से जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, ऑयल प्राइसेस, सर जो सारे कंपनीज को इंपैक्ट करेगा, सारा मार्केट रिस्क. तो सर जो 1960 में जो प्रोफेसर था वो क्या बोला कि सर अगर आप डाइवर्सिफाई करोगे ना तो जो आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा. अनसिस्टमैटिक, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, सर कोई कंपनी में अकाउंटिंग फ्रॉड हो गया, कोई कंपनी बहुत अच्छा कर रहा है, तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क का वो किल हो जाता है, एक चीज में नेगेटिव एक चीज में पॉजिटिव. बट सर क्या चीज रह जाता है? मार्केट रिस्क. क्योंकि सर मार्केट रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? नो. मार्केट रिस्क तो सर सभी चीज को इंपैक्ट करेगा ना. अरे इंटरेस्ट रेट, ऑयल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, वो तो सर सारे के सारे सिक्योरिटीज को इंपैक्ट करने वाला है. दैट इज बेस्ड ऑन दी मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी. ऑब्वियसली इसको लेके और फर्दर चीजों में अपने डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक बार के लिए आपको समझना पड़ेगा कि सर जो रिस्क है उसको अपने दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, सिस्टमैटिक वर्सेस अनसिस्टमैटिक रिस्क. तो यहाँ पे लिख सकते हो पॉइंट नंबर 3 में, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हेनरी मार्कोविट्स, मार्कोविट्स फ्रेमवर्क, रिस्क इज द टोटल portfolio risk and can be reduced with lower correlation. देखो यहाँ पे मैंने रिस्क को, ये जो रिस्क है ना, पोर्टफोलियो रिस्क, उसको मैंने लिखा रिड्यूस्ड. क्या मेरे को यहाँ पे एलिमिनेटेड वर्ड लिखना चाहिए था? क्या एलिमिनेटेड? एलिमिनेट मतलब होता है कि सर अगर कोरिलेशन इतना कम लेंगे जिससे मेरा रिस्क खत्म ही हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा. नो सर, कोरिलेशन कम करने से जो रिस्क है ना वो कम होते जाता है. कोरिलेशन अगर अपने कम करेंगे तो एसडी कम हो रहा है ना. देखो कोरिलेशन कम कर रहे हैं, एसडी कम हो रहा है. बट सर क्या रिस्क एलिमिनेट हो जाता है? नहीं, रिस्क एलिमिनेट नहीं होता है. ये गलत हो जाएगा. आपको ये लोग एमसीक्यू में भटकाएगा, मतलब दे विल गिव यू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन
दैट पोर्टफोलियो रिस्क कैन बी एलिमिनेटेड। दूसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पोर्टफोलियो रिस्क कैन बी रिड्यूस्ड। क्या सर एलिमिनेट हो जाएगा क्या बिकॉज ऑफ लोअर कोरिलेशन? नहीं सर, एलिमिनेट नहीं है सर, रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। इफ यू आर इन्वेस्टिंग इनटू रिस्की एसेट्स, obviously risk will be there. Yes, if I am investing into risk free asset, government securities, then there is no risk. But yes, if I am investing into risky asset, then there will be a risk. Is it fine? So according to Professor Henry Markowitz framework, risk is the total portfolio risk and can be reduced with lower R. ब्रैकेट में लिख लो, पोर्टफोलियो रिस्क cannot be eliminated but can be reduced. According to trainer Sharp, total portfolio risk can be of two types: unsystematic risk and systematic risk. Unsystematic risk is company specific risk. This is market risk. किसको अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? किसको अपने डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बोलिए? अनसिस्टमैटिक रिस्क को कैन बी डाइवर्सिफाइड। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे वेट्स मैंने 0.5 लिया था, अगर आपको ध्यान में होगा, इक्वल वेट्स लिया था। तो सर क्या मेरे को एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो कम करने के लिए वेट्स को इक्वल करना पड़ेगा क्या हमेशा? नो। तो सर वेट्स के अपने अलग अलग कर सकते हैं क्या, कि सर ए में मान लीजिए 0.7 की है, बी में मान लीजिए 0.3 की है? यस, कर सकते हैं। सर क्या अपने वेट 0.8 0.2 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 0.9 0.1 कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। टोटल वेट हैज टू बी 100%। टोटल वेट जो रहेगा वो तो 100% होगा, 100% से तो ज्यादा होगा नहीं अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो। इज इट फाइन? हम्म। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क वर्सेस सिस्टमैटिक रिस्क, जो वेट्स होगा दैट विल रिमेन 100%, बट यस एक हो सकता है 80 हो, एक हो 20, एक है 60, एक का 40, एक है 50, एक है 50। ठीक है, वो हो सकता है। तो सर क्या ऐसा वेट रखे जिससे मेरा एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो कम से कम आए? मैं क्या ऐसा वेट रखूं जिससे मेरा एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो क्या रहे, कम से कम रहे? तो सर वो चीज ना निकालना मैनुअली पॉसिबल नहीं है। एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना मैनुअली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए अपने एक्सेल सॉल्वर का यूज करते हैं, एक्सेल पे अपने काम करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्वर। सॉल्वर एक फंक्शन होता है, वहां से अपने निकालते हैं कि सर अगर मेरे को कम से कम एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो रखना है तो मेरे को वेट्स क्या क्या असाइन करूं स्टॉक ए स्टॉक बी में, जिससे मेरा एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो क्या रहे, कम से कम रहे। ठीक है। ऑब्वियसली आपको लेवल 1 के अंदर में इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं है, लेवल 3 के अंदर में एक्सेल शीट पे इस चीज को लेके अपने डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन, एमवीओ, मीन वेरिएंस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। एक बार ये वाला चीज जो है सिंस ये लोग लिखा है तो अपने को पता होना चाहिए, टू रिड्यूस एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो वी कैन ऑप्टिमाइज द वेट्स ऑफ द स्टॉक, यूज एक्सेल सॉल्वर फंक्शन। प्लीज मैं यहाँ पे इस चीज को और ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा सा गूगल कर सकते हो इस चीज को लेके, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो अननेसेसरी का अगर मैं बहुत ज्यादा डाइवर्स करूं, डाइवर्सिफाई आ रहा था वर्ड, डाइवर्स करूं तो काफी करिकुलम से अपने हट जाएंगे। तो अगर अपने को एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो कम करना है तो अपने को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा स्टॉक्स का वेट। कैसे कर सकते हैं सर एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो? अपने को सॉल्वर फंक्शन यूज करना पड़ेगा जो कि आपके लेवल 3 के अंदर में। परफेक्ट। ओके। सर ये जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है उसको अपने कैसे मेजर कर सकते हैं? टू मेजर डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट
वी हैव डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, वी हैव डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। सर ये डाइवर्सिफिकेशन रेशियो क्या होता है? ये होता है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एवरेज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एन स्टॉक्स। एन स्टॉक्स मतलब, सर मान लो 4 स्टॉक है, 5 स्टॉक है, 6 स्टॉक है, 10 स्टॉक है, उसका एवरेज लेना है। स्टॉक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन का एवरेज लेना है। क्या लेना है? सर अगर मान लीजिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर में 5 स्टॉक्स है, एक का है 20% एसडी, एक का है 20%, दूसरा का 20 है, एक का है 10, इसका है से 5। इसका एवरेज 20 + 20 40 + 10 50, 55, 55 डिवाइडेड बाई 4। बता दो एक बार फटाफट से कितना आएगा? 55 ÷ 4, ये आ रहा है 13.75। तो सर मान लीजिए एवरेज एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो है 13.75, एंड एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो जो है दैट इज से 10%। मन से ले रहा हूं। तो 10 ÷ 13.75 कितना आएगा? 72.72, अप्रोक्सीमेटली 0.73। डाइवर्सिफिकेशन रेशियो हो गया 0.73। सर डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट को कैसे मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। सर डाइवर्सिफिकेशन रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो डिवाइडेड बाय एवरेज एसडी ऑफ द एन नंबर ऑफ स्टॉक्स। जितना भी नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन का एवरेज लेना है, एंड एसडी ऑफ द पोर्टफोलियो तो अपने कैलकुलेट कर ही सकते हैं जैसे आज अपने किए थे। ठीक है। तो सर वो आया मान लीजिए 0.73। 0.73 का मतलब क्या हुआ? सर 0.73 का मतलब हुआ कि सर 13.75 तो एसडी एवरेज एसडी ऑफ द स्टॉक है, बट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो कितना है? सिर्फ 10। मतलब 0.73 है। 0.73 का मतलब सर कितना रिस्क कम हो रहा है? 0.73 -1 कितना होगा? 1 - 0.73, 27% रिस्क कम हो रहा है। अरे वन तो टोटल होता है, वन, 1 - 0.73, 27%, 27% रिस्क क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। अगर ये 10 के जगह अगर 8 होता तो 8 ÷ 13.75 बताओ। 8 ÷ 13.75, 58% आ रहा है। तो सर रिस्क कितना से कट रहा है? रिस्क कितना से कम हो रहा है? 1 - 0.58 कितना होगा? 0.42। 42% से रिस्क रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब सर डाइवर्सिफिकेशन रेशियो के बारे में क्या बोलेंगे? लोअर द बेटर और हायर द बेटर? डाइवर्सिफिकेशन रेशियो के बारे में क्या बोलेंगे? लोअर द बेटर और हायर द बेटर? ऑब्वियसली लोअर द बेटर। जितना डाइवर्सिफिकेशन रेशियो कम होगा उतना डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट ज्यादा होगा। 0.73 अगर डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कितना है? 0.27। डाइवर्सिफिकेशन रेशियो 0.58 है, डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट कितना है? 0.42। इज इट फाइन? इट मींस डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट इज 0.3, कितना आएगा? 37 का। हाँ। देयरफॉर लोअर दी डीआर लिख रहा हूं, हाँ, लोअर दी डीआर हायर इज दी डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। सर आप जो इतना चिल्ला रहे हो डाइवर्सिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन, अपना पूरा पैसा एक स्टॉक में मत लगाइए, अपना पैसा जो है अलग अलग स्टॉक्स में लगाइए। तो क्या सर अगर मैं अलग अलग स्टॉक्स में लगा दूं तो सर क्या मेरा पोर्टफोलियो का डाउनसाइड रिस्क, नीचे जाने का रिस्क खत्म हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा। कब नहीं होगा? सुनना। ये जो डाइवर्सिफिकेशन का आपको फायदा मिलता है ना, कि सर एक स्टॉक गिर रहा है एक स्टॉक बढ़ रहा है तो सर मेरे को ओवरऑल पोर्टफोलियो में फायदा मिल जाएगा। ये फायदा आपको तब मिलता है जब मार्केट नॉर्मल है, जैसे अभी चल रहा है मार्केट नॉर्मल है। ड्यूरिंग कोविड, कोविड सर उस समय तो सारा का सारा स्टॉक्स गिरा। आपने अगर रिलायंस में भी लगाया, एचडीएफसी में भी लगाया, इंफोसिस में भी लगाया, तो सर उस समय तो सारा स्टॉक्स गिर रहा है। तो सर अगर मैंने 10 स्टॉक्स में पैसा डाला भी तो भी क्या सर मेरे को डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिला? नहीं। मतलब सर ड्यूरिंग मार्केट टर्मोइल, ड्यूरिंग मार्केट टर्मोइल
जो कोरिलेशन होता है ना आर, वो स्पाइक कर जाता है, वो बढ़ जाता है। कोरिलेशन स्पाइक्स ड्यूरिंग क्राइसिस। हेंस सर जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता है। तो सर डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मेरे को चाहिए कब? नॉर्मल सिनेरियो में, या सर मार्केट टर्मोइल में? सर मार्केट टर्मोइल में, और मार्केट टर्मोइल में ही डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता है। दैट इज द हार्ड ट्रूथ अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन, कि सर जो चीज का जब जरूरत है उस समय वो नहीं मिल रहा है। ये वही बात हो गया ना, कि सर डाइवर्सिफिकेशन तो मेरे को उस समय बचाए जब मार्केट गिर रहा, और उसी समय ये नहीं बचा पाता। सर कैसे बचा सकता है? आप एक काम करो ना, सिर्फ इक्विटी में पैसा मत डालो, इक्विटी में भी डालो, कमोडिटी में भी पैसा डालो, कि अगर इक्विटी गिरा तो सर कमोडिटी आपको हेज कर लेगा, मतलब गोल्ड सिल्वर आपको हेज कर लेगा। बिकॉज सर जो कोरिलेशन होता है ना इक्विटी और गोल्ड का, वो लोअर होता है कोरिलेशन। तो अगर आप इक्विटी में पैसा डाल रहे हो तो सर पूरा का पूरा इक्विटी में भी मत डालिए, गोल्ड और सिल्वर में भी पैसा डालिए। लास्ट पॉइंट, डाइवर्सिफिकेशन वर्क्स अंडर नॉर्मल मार्केट circumstances ड्यूरिंग मार्केट टर्मोइल, कोरिलेशन स्पाइक्स। ठीक है, एक पॉइंट और रह गया प्लीज, लास्ट पॉइंट लिख लो, ऑल्दो मैंने बोला था पॉइंट नंबर 6 है, बट एक पॉइंट और है। डाइवर्सिफिकेशन से ना टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज होता है। पहले लिख लो, समझा देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन लीड्स टू इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने सिर्फ स्टॉक ए में 10 लाख रुपया पैसा इन्वेस्ट किया था। यू हैव इन्वेस्टेड से 10 लाख रुपीज इन स्टॉक ए, एंड दैट स्टॉक ए, जो 10 लाख रुपीज यू हैव इन्वेस्टेड बिकेम 15 लाख। कितना का फायदा? 5 लाख। नाउ यू अंडरस्टूड कि यार मेरे को स्टॉक ए में सिर्फ पैसा नहीं डालना, बिकॉज सर स्टॉक ए हो सकता है ये 15 को 20 कर दे, या 15 को 5 भी कर दे। इज इट फाइन? अपने देखे थे यस बैंक का एग्जाम्पल, आरकॉम का एग्जाम्पल। तो सर एक काम करते हैं ना, अब ये जो स्टॉक ए में अपने पूरा का पूरा जो पैसा लगाए थे उसको निकाल के कुछ पैसा बी एंड सी में भी लगाते हैं, कुछ पैसा बी एंड सी में भी लगाते हैं, बट स्टॉक ए में याद है आपको फायदा है। तो सर वो फायदा को अपने बुक करेंगे इज फाइन। कुछ स्टॉक्स बेचेंगे तो सर वो कैपिटल गेन होगा। उस कैपिटल गेन पे अपने को क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। अपने को क्या पे करना पड़ जाएगा? टैक्स। तो सर डाइवर्सिफिकेशन से हो सकता है सर आपका टैक्स लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए। जो स्टॉक्स पे फायदा है उन स्टॉक्स के सर कुछ प्रॉफिट को अपने बुक करके दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, एंड सर जिस स्टॉक में फायदा हुआ है उस पे अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। परफेक्ट, यहां तक चीज एकदम क्लियर है। क्रक्स क्या था एलओएस नंबर ए का? फटाफट से 2 लाइन के अंदर में, बिफोर वी रैप अप, एक लाइन के अंदर में, एक दो लाइन के अंदर में बताइए कि सर सबसे पहला क्या था? पोर्टफोलियो अप्रोच टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग क्या बोलता है कि सर अपना पैसा एक जगह मत करिए, बिकॉज इट विल लीड टू व्हाट? कंसंट्रेशन रिस्क। यू शुड डू व्हाट? डाइवर्सिफिकेशन। यू शुड नॉट इवेल्युएट स्टॉक ऑन एन आइसोलेशन बेसिस। उसका रिस्क रिटर्न आइसोलेशन बेसिस पे मत देखिए, क्या करिए? पोर्टफोलियो के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, सर पोर्टफोलियो में आने से कितना रिस्क एंड कितना रिटर्न पे इम्पैक्ट आ रहा है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट एकदम आपके दिमाग में बैठना चाहिए। सेकंड, सर अपने जो डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन रेशियो। लोअर द डाइवर्सिफिकेशन रेशियो, हायर इज द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। लोअर द कोरिलेशन, हायर इज द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। सर ये डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट क्या अपने को हमेशा फायदा देता है, या सिर्फ नॉर्मल मार्केट सर्कमस्टांसेस में देता है? सर जब मार्केट नॉर्मली ऑपरेट करता है, बिकॉज अगर मार्केट टर्मोइल हो रहा है, मतलब कोविड जैसा सिनेरियो या 2007 का क्राइसिस का टाइम पे, कैसे ये डाइवर्सिफिकेशन मेरे को फायदा देगा? नहीं। तो सर क्यों डाइवर्सिफिकेशन करें? क्यों अपने 2-3 स्टॉक्स में पैसा लगाएं? कौन बोला आपको 2-3 स्टॉक्स में पैसा लगाना है? आप इक्विटी में लगाइए, फिक्स इनकम में लगाइए, और कमोडिटी में लगाइए। आप सिर्फ इक्विटी में क्यों लगा के रखो? यू शुड इन्वेस्ट इनटू वेरियस एसेट क्लासेस। आज के क्लास में फोकस वाज ओनली ऑन स्टॉक्स, अगर आप देखे होगे। You should have invested into fixed income. You should have invested into commodity also. Obviously, diversification can lead to tax liability also. Perfect. चलिए, that's it. अपना एलओएस नंबर ए जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में
वी विल स्टार्ट विथ LOS नंबर P. दैट्स इट गाइस, टेक केयर, बाय बाय.